के बुझाइ यी जे चर्चा आबै छै विभिन्न संचार माध्यम सबमे एमाले भीतर तीनू पैघ नेता झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल बीच विवाद छै, तनाव छै, ई किसिम के जे हल्ला आबै छै समाचार माध्यम सबमे समाचार आबै छै, ये निरर्थक से केना बुझाइ अपने? नहीं, उसमें खाली नेतृत्व किसका होगा? झलनाथ जी को माओवादियों ने एक उदार आश्वासन दे दिया है, उस उदार आश्वासन को लेकर घूम रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, बस उतना ही है। माधव नेपाल का इतना ही तरकीब है कि इसी तरह जेठ 14 गते तक माधव नेपाल ही नहीं, माधव नेपाल सरकार में रहे प्रत्येक मंत्री का यही इच्छा है कि सबसे अच्छा यही कि जेठ 14 तक जो है न संसद बैठे और न सरकार दूसरा बने, हम लोग ऐसे करते रहेंगे जो है, तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि 14 गते के बाद क्या होगा, ये न उनके पास कोई कार्य योजना है न उधर सोच है। इसलिए संभवतः मुझे लगता है कि नेपाल के इतिहास में उपलब्धि को समाप्त करने वाले में माधव नेपाल का नाम सबसे पहले आएगा, अंकित होगा इतिहास में। त्रिपाठी जी एकटा अखन आम जनमानस में एकटा चर्च चलै छै, प्रत्येक जगह में चर्च चलै छै जे संविधान सभा न संविधान देव सक रहल छै न सरकार बनाव सक रहल छै, एकरा विघटन किया नहीं क देल जाए, डिजॉल्व किया नहीं क देल जाए? डिजॉल्व करने का कोई अधिकार तो नहीं है, संवैधानिक उसका प्रावधान भी नहीं, इसका म्याद थप नहीं होगा, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। हम लोगों का विशेष करके मधेशवादी दलों को यह चाहिए, आदिवासी जनजाति और दलितों को चाहिए, चैत्र मासांत तक कार्यक्रम बनाया गया है कार्यसूची के हिसाब से कि संविधान देना है, वो सर्वदलीय है, संविधान सभा से पारित है वो कैलेंडर। उस कार्यतालिका में यदि संविधान नहीं बन पाया तब तक हम लोग जोड़ लगाएंगे संविधान बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान की जरूरत मधेश को है। यदि नहीं बन पाया तो समग्र मधेशवादी सांसद, आदिवासी जनजाति, दलित महिला, जिसको संघीय संविधान की आवश्यकता है, उन लोगों को संविधान सभा से राजीनामा दे करके अपनी जनता में चले जाना चाहिए और जनता को संगठित करके, हम ये नहीं कह रहे कि उनको झोंक दिया जाए आंदोलन में के तावा में और उनको जो है थप कष्ट दे दिया जाए, पूर्व तैयारी के साथ, होमवर्क के साथ जो है वहां से राजीनामा करके और जनता को सचेत बना करके एकबद्ध करने की जरूरत है। उसके लिए मेरा ये भी है कि मधेशवादी राजनीतिक दल के बीच में संयुक्त मोर्चा को और संगठित किया जाए, इसको परिभाषित किया जाए, इसका काम करते हुए अधिकार को भी परिभाषित किया जाए। ये जो है मौसम अनुकूल का जो है मोर्चा की आवश्यकता नहीं, जब मन लगा तो मोर्चा बना लिए, गाजर का बांसुरी जैसा, मन लगा तो खा लिए, मन लगा तो बजा लिए, इस प्रकार के मोर्चा की आवश्यकता नहीं है। एक सार्थक मोर्चा और साथ साथ आदिवासी जनजाति दलित सभासदों से भी और उनके अगुआ संगठनों से भी मधेशवादी दल के ऊपर ही ये जिम्मेवारी है कि उनसे भी बात करें, क्योंकि मधेश आंदोलन और मधेशवादी ही जो है संघीयता इस देश में स्थापित कराया था। यदि चैत मसांत में संविधान नहीं बने तो चल आवक चाहिए, लेकिन तमलोपा आए थे कि नहीं, रिजाइन करके बाहर आए थे कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं आपसे एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि इसका अगुवा ही तमलोपा करेगा और तमलोपा कर ही रहा है। इस विचार में अभी कोई राजनीतिक दल इस विचार में नहीं है, लेकिन तमलोपा के नेतृत्व में चाहे अध्यक्ष स्वयं मोहन ठाकुर जी हों, हम हुए, चाहे ब्रिकेश चंद्र लाल जी हुए, जितने हम लोग एक चीज आप लोग क्या समझ लीजिए कि सरकार में जाना हम लोगों के लिए आवश्यकता नहीं था, ये एक ऐसा बाध्यतावश परिस्थिति में हम सरकार में जाना पड़ा, फिर भी हम लोग कुछ साथी लोग अपने को बचा लिए जो नहीं जाना चाहते थे, जो ये जानते थे कि सरकार में जाना जो है अभी प्रत्युत्पादक साबित होगा। जैसे मैंने नाम लिया है, स्वयं अध्यक्ष जी नहीं गए, हम नहीं गए, ब्रिकेश जी नहीं गए, लगातार अन्य साथी लोग भी हैं जो नहीं गए, तो हम लोग नहीं जाने वाले थे इसलिए नहीं गए, हम लोग सुविचारित ढंग से नहीं गए थे, अवसर के अभाव में नहीं गए थे, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में हम ही लोग जा सकते थे सबसे पहले, उसके बाद में किसी का नंबर आता, लेकिन हम लोग इस पक्ष के लिए लड़ते रहे क्योंकि मधेशवाद हम लोग के लिए मिशन है, मधेश का मुक्ति। तमलोपा बाध्यता की रहे सरकार में जा पड़े, ऐसे पहले के सरकार में तमलोपा सरकार से बाहर आए, दोसर बेर में की बाध्यता है तमलोपा? पहले वाले समय में भी कुछ साथी जो है तमलोपा के अंदर चाहते थे सरकार में चला जाए, उसमें से कुछ लोग हैं भी, कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए। पहले वाले जो माओवादी का नेतृत्व में सरकार था, हम लोगों पर दबाव था। दूसरे में भी एक स्थिति क्या थी कि ये दबाव बना, लेकिन अधिकांश साथी सरकार में नहीं जाना चाहते थे, अध्यक्ष, हम उपाध्यक्ष लोग, हम लोगों लगाए सब लोग जो सरकार में नहीं जाना चाहते थे। पार्टी के अंदर कुछ लोगों का मांग था कि सरकार में जाया जाए। उस परिस्थिति को थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए कि सरकार में जाने के नाम में ही एक मधेशवादी पार्टी फूट गया था, और सरकार में जाने के नाम से नहीं पड़ा, कौन नेतृत्व करेगा इसलिए फूटा था। सरकार में जाने का पूरा पार्टी ने तय किया था फोरम में, लेकिन उपेंद्र जी के नेतृत्व में जाए या विजय गजदार के नेतृत्व में जाए, इस नेतृत्व के होड़बाजी में वो पार्टी दो टुकड़ा हो गया। हम लोग नए पार्टी, उस समय मुश्किल से 1.5 वर्ष हुआ था, हम लोग नहीं चाहते थे कि एक जो है बालक अभी पैर पे अपने चल भी ना पाए और उसी में दम तोड़ दे या वो जो है अपांग बन जाए,
या एक टुकड़ा हो जाए या छोटा सा झटका लग जाए, उस झटके को रोकने के लिए भी हम लोग सरकार में गए। सरकार में बाहर से समर्थन करके हम लोग सरकार चलवा सकते थे और वो और सशक्त होता। ये बाध्यता और उस परिस्थिति जन्य बाध्यता, जब हम लोगों ने देखा कि पार्टियां इसी नाम पर विघटन हो रहे, फूट रही हैं, विभाजन हो रही हैं, तो हम लोग कम से कम पार्टी और आंदोलन को बचा लें और कुछ साथी को भेज दिया जाए। तमलो पर बेर बेर आरोप लगित रहे तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी भारतमुखी पार्टी से कतई सत्य से आरोप अपने की धारणा है विषय? देखिए, भारत के साथ विशेष संबंध के पक्षधर हम लोग हैं, चाहे इसमें हम लोगों को जो भी आरोप लगावे कोई। कभी समय था कि मधेसी पर ही आरोप लगता था कि ये भारतीय हैं, तो मधेश उस आरोप को जो है 3 दशक लगा उसको जो है समाप्त होने में। स्वयं मधेसी देखते ही भारतीय उसको ऊपर। एक हमको याद है, आज से 2050 साल में एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने इंटरव्यू जो हमसे लिया था, तो कहा कि हृदय जी, इस समय हम काठमांडू का गौशाला और काली माटी देखते हैं, हमको रॉक्सॉल नजर आता है। हमने कहा कि आपको वीरगंज क्यों नजर आया? क्योंकि मधेसी थे इसलिए उनको भारत नजर आया। हमको वीरगंज में भी मधेसी रहते हैं, तो रॉक्सॉल उससे ज्यादा तो आपको वीरगंज नजर आना चाहिए था। आपका सुने जन्मे कर्म पढ़ाई उड़ाई वीरगंज में हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या था कि मधेसी ऐसा जिसको भी यहाँ परिभाषित किया जाता है, ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत से आकर बैठे हुए हैं। तो मधेशवादी राजनीतिक दल यदि मधेसी नेतृत्व में आगे बढ़ता है तो उसको ऊपर सबसे आसान और सहज तरीका है कि उसको भारत के साथ जोड़ दिया जाए। हम लोगों का भारत के साथ, मैंने पहले भी कहा कि सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है, लेकिन राजनीतिक संबंध मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी प्रचंड और दिल्ली के साथ ही है, आज भी माधव नेपाल और दिल्ली के साथ ही है, आज भी झलनाथ और दिल्ली के साथ है, आज भी कांग्रेस और दिल्ली के साथ है। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हमारे भारतीय भारत देश के साथ और जनता के साथ भी है। उसमें हम बड़ा मतलब इसको निसंकोच कह रहे हैं। और ये बात सही कि भारत के साथ हमारा विशेष संबंध है। भारत के कारण से नेपाल में सरकार नहीं बन रहा है, चर्चा परिचर्चा चल रहा है, क्या जी बात सत्य से? सब ये पराजित परिस्थिति, सबसे बड़ा एक भय क्या होता है कि अपराध बोध सबसे बड़ा बोध होता है। माओवादी साथियों में अपराध बोध बैठ गया है। हम मधेसी संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा और माओवादी के बीच में वार्ता हो रही थी। हम लोगों ने 3 पक्ष पर अपने विषय को उन लोगों के सामने रख दिया था। वो लोग, हम ही लोगों के संसदीय दल में मोर्चा के साथ जो मीटिंग हुआ था, जो चीज स्वीकार करके गए थे कि अभी हम लोग लिखित भेज रहे हैं, वो लोग लिखित नहीं भेजे। मोर्चा में फिर बात हुई तो मोर्चा ने कहा कि नहीं, धोखा किया माओवादी, यहाँ जो मौखिक रूप से स्वीकार करके गया है उस हिसाब से वो नहीं भेज पाया। इत्तेफाक से उसी समय जो है श्याम शरण का विजिट था, तो जो हम लोग जो है समर्थन, जो आशा, हम लोग समर्थन तो नहीं किए थे, आशा रखता था, तो उसको लगा और ये बिक्री करने में, विज्ञापन करने में उसको आसानी हुआ कि श्याम शरण जी आए थे और उन्होंने रोक दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि नेपाल राजनीतिक शक्ति एकत्रित हो जाए तो किसी भी विदेशी शक्ति का कुछ नहीं चलेगा। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है 62-63 के आंदोलन के समय में, जब बैसाख 8 गते तत्कालीन राजा का घोषणा हुआ था या वक्तव्य आया था, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया था, लेकिन राजनीतिक शक्तियों ने दूसरे दिन ही हम लोग नहीं माने, स्वीकार नहीं किए, आंदोलन जारी रहा। 11 गते फिर घोषणा करना पड़ा। तो ये राजनीतिक शक्तियों पर है क्या, अपनी कमजोरी को जो है दिखाने के लिए ये सब चीज का जो है नेपाल में, ये नेपाल का पुराना परंपरा है। हमको लगता है कि जन्म काल से ही परंपरा है ये, और उसी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। कार्यक्रम के करीब करीब अंत में आबि गेल छी। अंत में अपने से जिज्ञासा लेब चाहब जे पहले संविधान निर्माण हो अथवा शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंचे। शांति प्रक्रिया, जब अंतरिम संविधान बन रहा था तो उसी समय बड़ा स्पष्ट था, माओवादी सहित भी उसमें सहमत थे कि हमको 6 महीना के अंदर शांति प्रक्रिया को पूरा करना है और 2 साल के अंदर संविधान बनाना। यही बता दे रहा है, यही चीज साबित कर दे रहा है कि कौन पहले। तब हम 6 महीना म्याद दिए थे कि शांति प्रक्रिया के लिए, और 2 साल म्याद दिए थे हम उस समय संविधान निर्माण के लिए। तो 6 महीना में मतलब संविधान जो है, शांति प्रक्रिया पहले पूरा करना है और उसके बाद में जो है संविधान निर्माण करके हमको 2 साल में कर देना है। दोनों नहीं हुआ। बाद में माओवादी लोग जो है कहने लगे कि दोनों साथ साथ चले, चलो वो भी कोई बात नहीं, साथ साथ चले। लेकिन अब तो स्थिति ये आ गई कि दोनों नहीं होने वाला है।
तमलोपा के जे अखन जे देश के परिस्थिति वर्तमान परिस्थिति देख रहल छी तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के भूमिका त संगे कनि मोर्चा पर सेहो केन्द्रित होबे चाह मोर्चा में सेहो बेर बेर विवाद देखल गेले जेना कि किछु दिन पहिने मधेसी जन अधिकार फोरम उपेंद्र यादव जी मोर्चा से बाहर चल गेले फिर हुनकर किसी का वक्तव्य आलन कड़ा वक्तव्य माओवादी के विरुद्ध में आक्रोश रहन हुनकर की बुझाइयो मोर्चा भीतर अपने किस संगठित हेवा के क्षमता नहीं संगठित नहीं हुआ पाइब रहल छै अथवा फिर मधेसी जन अधिकार फोरम फिर मोर्चा में आबि रहल है की बुझाइयो अपने? देखिए, मधेश के मुद्दा पर सिर्फ हम यदि सीमित होते हैं तो कोई भी विवाद किसी में नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। सवाल क्या हो जाता है कि मोर्चा को भी हम लोग रणनीतिक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। कोई मोर्चा को इसलिए प्रयोग करना चाहा था कि मोर्चा को साथ लेकर के सरकार एठो बना देंगे। कोई मोर्चा को ये इस ढंग से प्रयोग करना चाहता कि हम दूसरा सरकार बना देंगे। हम लोगों की स्थिति थी कि मधेश को, विशेष करके मधेश के सवाल में, संविधान निर्माण के सवाल में और शांति प्रक्रिया के सवाल में हम लोगों पर आरोप भी लगाया। जब शांति प्रक्रिया के सवाल के विषय पर हम लोगों ने उठाया तो आरोप ये लगा कि मधेश कब से शांति प्रक्रिया का जो है एक पार्ट बन गया। बड़ा सीधा था। जब माओवादी नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि दोनों सेना मिलाकर के ही राष्ट्रीय सेना हो सकता है, हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये गोरखाली सेना होगा, खस सेना होगा, लेकिन राष्ट्रीय सेना नहीं हो सकता क्योंकि मधेशियों की उपस्थिति वहां प्राय दोनों सेना में नगण्य है। इसलिए शांति प्रक्रिया के हम सबसे बड़े एक हिस्सेदार हैं। और दूसरी बात है, जो मधेश में भी कार्यरत कई जो सशस्त्र समूह है जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रेरित है, वो भी शांति प्रक्रिया के एक अंग बनेंगे। तीसरी बात है कि मधेश पर जितना संस्थागत भेदभाव लादा गया वो सेना के बल पर लादा गया। इसलिए शांति प्रक्रिया हमारा अहम सवाल है। लेकिन तीनों विषय पर बात यदि हम जब तक होता रहा तब तक मोर्चा एकजुट था। जब बात दूसरे ओर चली जाती है, सत्ता की बात चली जाती है, और तब जो है विभाजन हो जाता है। लेकिन हम लोगों का मानना है, विशेष करके तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी का मानना है कि फिर से जो है संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जो सक्रिय है, 3 दल हैं इसमें मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल भी आवे, अन्य मधेशवादी दल भी आवे। अब तो स्थिति ऐसी होगी कि सभी संघीयतावादी शक्तियों के साथ हम लोगों को वैचारिक रूप से बस आगे बढ़ाने की बात है और उनका भी सहयोग लेने की आवश्यकता आ गई। मधेसी जन अधिकार फोरम के आवा की संभावना कते देख रही है अपने मोर्चा में? अब आप के इस कार्यक्रम के मार्फत हम बड़ा मतलब इस चीज को हम थोड़ा रहस्य को उद्घाटन नहीं करना चाहते हैं कि उपेंद्र जी 3 रोज पहले हम लोगों से मिले थे और कल ही जो है जयप्रकाश गुप्ता जी से बात हुई थी। वो लोग इच्छुक हैं मोर्चा को फिर से जो है मोर्चा में आने के लिए इच्छुक। राष्ट्रपति की आवाज संभावना कते देख रहे? देखिए, अभी क्या है कि जेठ 14 के बाद विभिन्न विकल्प और काल्पनिक विकल्प की चर्चा हो रही है। विभिन्न नाटक मंचन की चर्चा हो रही है। एक नाटक मंचन में ये भी है कि राष्ट्रपति को आगे रख के और सेना के बैकिंग में राष्ट्रपति को आगे रख करके और देश की समस्या समाधान किया जाएगा। दूसरा नाटक मंचन ये भी हो रहा है कि ज्ञानेंद्र सहित गोलमेज सम्मेलन कराया जाएगा। तीसरा हो रहा है कि संविधान सभा में जितनी राजनीतिक शक्तियां उनको गोलमेज सम्मेलन कराया जाएगा। प्रश्न मेरा ये है, सब कुछ होगा तो क्या संघीयता निश्चित हो जाएगा? क्या गणतंत्र निश्चित हो जाएगा? संस्थागत हो जाएगा? मुख्य बात वो है मधेश की जो आवश्यकता है कि ये सब बात संघीयता, समावेशी, गणतंत्र संस्थागत हो जाए। मधेश के अंतिम लक्ष्य संघीयता, संविधान यह होना चाहिए। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान की आवश्यकता मधेश को सबसे ज्यादा। एकदम छोट में त्रिपाठी जी, जना कहल जाए छै एकटा जंगल में 2टा बाघ नहीं रह सके, 2टा शेर नहीं रह सके। नेपाल में अखन मुख्य रूप से 2टा शक्ति देखल जा रहा है, एकटा वाम शक्ति, एकटा लोकतांत्रिक शक्ति। दुनू में से दुनू अपन अपन वर्चस्व के लिए, अपन अपन अस्तित्व के लिए संघर्षरत छै। लोकतांत्रिक शक्ति से हो आ वाम शक्ति से हो। कोनो एकता के अपन वर्चस्व बचाव के लिए, अपन वर्चस्व स्थापित करे के लिए एकता के तो पराजय हो पड़ते। दोनों में से केकरा पराजित हुई तब देख रहा है? 2 चीजें। इसका मैं सटीक उत्तर ये देना चाहता हूँ कि जब जनता की शक्तियों का बीच में एकता हुआ है, नेपाली जनता को उपलब्धि मिला है, चाहे वामपंथी हो या प्रजातांत्रिक शक्ति। जब एक हुआ तो उसको उपलब्धि मिला है, एक। और दूसरी बात, सबसे सत्य बात यह है कि नेपाल का कम्युनिस्ट आंदोलन या वामपंथी ही प्रजातंत्रीकरण के रास्ता पर गए हैं। प्रजातंत्रवादी यहाँ वामपंथीकरण के रास्ता पर नहीं गया है। वो रेडिकल प्रोग्रेसिव प्रजातंत्रवादी हुआ है। प्रजातंत्र भी अब शास्त्रीय ढंग से प्रजातंत्र को गीत गाने से प्रजातंत्र नहीं होने वाला है। अब समावेशी प्रजातंत्र की आवश्यकता है, गणतांत्रिक प्रजातंत्र की आवश्यकता है। प्रजातंत्रवादी शक्ति भी तो कभी राजा के साथ बड़ा जो गठजोड़ किए थे, वही राजा जब लात मारा तो गणतांत्रिक बन गए। वैसे ही गणतांत्रिक भी प्रजातंत्रीकरण की ओर अभिमुख हुए, जैसे एमआरए उसका उदाहरण है। माओवादी सने जो वो भी इस देश की परिस्थिति को, हम उसको ये नहीं कह रहे कि
वो जो है धोखा देगा या जो है मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति गद्दारी करेगा, करने की कोई जरूरत नहीं है। देश की वस्तुस्थिति का वस्तुगत मूल्यांकन के आधार में मार्क्सवाद लेनिनवाद का मूल मर्म यही। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। अखन अपने सुन रहल छी मिथिलांचल गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम देशकाल। आई हम सब बातचीत केलौं तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी अपने एते व्यस्त समय निकाल हमरा सबके समय देलौं, ताहि के लिए अपने के पुनः एक बेर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस FM परिवार को भी, जिसने जो है मैं कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने मेरे आवाज को जो है आदरणीय जन समुदाय समक्ष पहुंचाने में जो है सहयोग किया। और पुनः मैं जो है मैथिली में नहीं बोल पाने की वजह से जो है क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। पुनः अगला कार्यक्रम में नव अतिथिक संग आवक प्रतिबद्धता के संग आजुक एहि कार्यक्रम से हम धैर्यकान्त दत्त आज्ञा चाहे छी। नमस्कार, शुभ रात्रि। देशकाल।